नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश किओरा। स्वागत है आपका 4 पीएम और न्यूज़ टाइम के मंच पर। दोस्तों, सबसे पहले तो दीपावली का पर्व प्रारंभ हुआ, तो आप सबको हमारी ओर से, हमारे चैनल्स की ओर से दीपावली के पर्व की मंगल कामनाएँ। आप सबके घरों में सुख समृद्धि हो, शांति हो, सबका स्वास्थ्य बेहतर हो, सबका विचार बेहतर हो। तो ये हमारी आपके लिए मंगल कामनाएँ हैं। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ हम अपना प्रोग्राम आज स्टार्ट करते हैं और आज का विषय बहुत रोचक, बहुत इंटरेस्टिंग, एक ऐसी खबर जिसको जब मुझे गुजरात से प्राप्त हुई तो मैं भी चौंक गया। क्या गुजरात के अंदर हंग असेंबली बनने के आसार पैदा हो गए हैं? जी हाँ, कई फीडबैक ऐसी निकल कर आ रही हैं कि गुजरात के अंदर ना आम आदमी पार्टी, ना कांग्रेस और ना ही बीजेपी, शायद ऐसी एक संभावना बनने जा रही है या बनने की संभावना प्रबल होती जा रही है, जहां पर शायद किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत ना मिले और हंग असेंबली की ओर गुजरात बढ़ रहा हो। ये चौंकाने वाली खबर तो है। अब इसके पीछे कई सत्य तो हैं, लेकिन थोड़ा उसका खुलासा करना जरूरी है। दरअसल गुजरात के अंदर जो इस समय घट रहा है, वो पिछले 27 सालों में नहीं घटा है। यानी कि 27 सालों बाद जो परिवर्तन की लहर वहां पर देखने को मिल रही है, जिस ढंग से लोग वहां पर क्या कहते हैं कि बातचीत कर रहे हैं आजकल और आपस में उनके जो विमर्श चल रहे हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी के होश उड़ चुके हैं। आज मैंने ये पहली बार ये शब्द यूज किया है कि क्या हंग असेंबली होने जा रही है या कि किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलेगा। बहुत सारे कारण हैं उसके पीछे। एक तो बहुत सालों के बाद क्या हुआ कि गुजरात के अंदर क्या कहते हैं कि एक टाउन हॉल की मीटिंग स्टार्ट हुई है। टाउन हॉल की मीटिंग तो बिल्कुल समाप्त हो गई थी, लेकिन केजरीवाल ने आके उसको रिवाइव किया और जहां पर अर्बन सेंटर में, सेमी अर्बन सेंटर में एक टाउन हॉल टाइप की जो एक क्या कहते हैं कि कल्चर, उसको दोबारा स्टार्ट किया और लोगों को बैठकर बातचीत करने का मौका मिलता है, जहां पर एक डायरेक्ट बेनिफिट की बात हो रही है। वहां पर लोगों ने सोचना शुरू किया है कि भाई ये हो क्या रहा है। मोदी सरकार वादे करती है, हजारों लाखों करोड़ के प्रोजेक्ट्स लगाती है, पर हमारी जेब में कुछ नहीं जाता है। ये सारा का सारा पैसा अडानी अंबानी की पॉकेट में चला जाता है और हम देखते रह जाते हैं। तो उनके जो 300 यूनिट फ्री बिजली की बात होती है, तो कहते हैं कि इससे हमारा 1500 रुपये महीना बच जाएगा। ये टाउन हॉल की मीटिंग्स में, जिसे आम आदमी की मीटिंग कहा जाता है, ये साफ सुथरा चल रहा है कि 1500 रुपये महीना बच सकता है, जिसे मैं बच्चों के लिए कहीं और खर्च कर सकता हूँ। अगर एजुकेशन के ऊपर दो बच्चों को खर्चा करना है और बाकी दो बच्चों के खर्चे मिलाओ, तो 8 से 10 हजार रुपए का खर्चा आता है और उसके अंदर फ्री होता है, तो हो सकता है और मेरे 5-6 हजार रुपए बच जाएंगे। और हेल्थ के ऊपर जो मेरा खर्चा होता है, तो मैं महीने में, अगर केजरीवाल की सरकार बनती है, तो 10 हजार रुपये महीना नेट में बचा पाऊंगा। तो इसका मतलब जो व्यक्ति 10 हजार कमाता है, 15 हजार कमाता है, 20 हजार कमाता है, वो अब इस रूप में सोचना शुरू हो गया है कि ये बेनिफिट मेरे पास आएगा तो मुझे दो पैसे बचेंगे, तो मैं बच्चों को बेहतर परवरिश दे पाऊंगा। इस बात ने भारतीय जनता पार्टी के होश उड़ा दिए हैं, क्योंकि अभी तक तो क्या था, वहां पर एक विजय रूपाणी साहब चीफ मिनिस्टर होते थे, तो राजकोट में जब कभी पानी की बहुत कमी थी कई साल पहले, तो उनसे पूछते थे कि क्या राजकोट में पानी की कमी है, तो कहते थे राजकोट में पानी की कोई कमी नहीं है, हर आदमी वहां पानी खरीद के पीता है। एजुकेशन खरीदता है, हेल्थ खरीदता है, पीने का पानी खरीदता है, इसलिए पीने के पानी की कोई कमी नहीं है। ये विजय रूपाणी साहब का कहना था। यानी कि अब बात उल्टी हो रही है, जहां पर केजरीवाल लोगों की पॉकेट पे पैसा डालने की बात करते हैं। सूरत की टेक्सटाइल मिल की बात हो रही है, जहां पर, और डायमंड इंडस्ट्री की, जहां पर लगभग 8 लाख व्यक्ति काम करते हैं। 2 शिफ्टों में काम होता था। आज उनको 25 दिन की दिवाली की छुट्टी दे दी गई है, क्योंकि हफ्ते में 4 दिन का काम भी नहीं बचा है। टेक्सटाइल उद्योग जो दो दो शिफ्टों में चलता था, आज 7 दिन में से 4 दिन चलता है और आधे लोगों को रोजी रोटी वहां पर 8 लाख लोगों में मुहैया नहीं है। और डायमंड इंडस्ट्री का भी यही हाल हो चुका है, वो भी बंद हो गया क्योंकि अमेरिका की सैंक्शंस लग गई हैं। अब उसके साथ में
जब ये बात की केजरीवाल साहब ने निकाली कि 42,000 स्कूल है वहां पर, जिसमें 28,000 स्कूल खंडर वाली हालत में है, खंडहर हैं, उनके अंदर कमरे नहीं है, कोई शौचालय नहीं है, पीने का पानी नहीं है, टीचर नहीं है, कक्षा के रूम नहीं है, बिल्कुल ऐसे टूटे फूटे से स्ट्रक्चर बने हुए हैं। 28,000 स्कूल ऐसे हैं जो जर्जर कंडीशन में हैं, जिसका उन्होंने वादा किया कि मैं आपको A1 दर्जे के स्कूल बना के दूंगा। और प्रधानमंत्री जी तो एक नया कारनामा करके आ गए गुजरात में। उन्होंने एक स्कूल ऑफ एक्सीलेंस एक सेट बनवाया वहां पर। जी हाँ, अब तो उसकी तस्वीरें भी आनी शुरू हो गई हैं और बाद में वो सेट तोड़ दिया गया। उस क्लासरूम में 2 4 6 बच्चे ही बैठे हुए थे, कोई खिड़की नहीं थी, खिड़की का फोटो बना हुआ था, कार्डबोर्ड या लगता है कि प्लाईवुड का एक सेट बनाया गया था, जैसे एक फिल्मी सेट होता है, दिखाने के लिए एक इवेंट मैनेजमेंट के रूप में। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के जो कद होता है, अगर आपको एक स्कूल ऑफ एक्सीलेंस पैदा करना था तो किसी स्कूल के अंदर पैदा कर लेते, नकली सेट बनाकर उसको क्यों सामने लाए। ये बात अब लोगों तक सोशल मीडिया पे पहुंची क्योंकि टेलीविजन मीडिया ने उसको दिखाने से इनकार कर दिया। सुनने में ये आ रहा है कि बहुत सारे टेलीविजन मीडिया चैनल्स के ऊपर गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं को नहीं बुलाया जाता है। ये खबर भी निकल कर आ रही है, मैं आपको बताऊं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं को नहीं बुलाया जाता है क्योंकि अगर बीजेपी वाला रहेगा तो आम आदमी पार्टी वाला नहीं रहेगा। इतनी ज्यादा आपस में उनकी क्या कहते हैं लगनी शुरू हो गई है। और प्रधानमंत्री जी ने तो उनको अराजक और ये कहना शुरू कर दिया कि ये केजरीवाल तो गुजरात को और गुजरातियों को बदनाम कर रहे हैं, इनको सबक सिखाने की जरूरत है। इससे पता लगता है कि प्रधानमंत्री के मन में केजरीवाल के लिए कितना आक्रोश है, कितना गुस्सा है, या हो सकता है कि इससे ज्यादा भी कुछ हो और शायद उनका बस नहीं चल रहा, कुछ और शब्दों का इस्तेमाल भी कर सकते थे। तो जो अर्बन डिमांड है उसको पूरा करने में जो केजरीवाल है वो सक्षम नजर आ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक नई चीज निकल कर आ रही है, वो है, इसे कह सकते हैं कि सक्रिय रूप से निष्क्रियता। जी हाँ, एक नई टर्मिनोलॉजी आई है गुजरात के अंदर कि भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स, उनकी भी रोजी रोटी है, उनके भी बाल बच्चे हैं, उनके बाल बच्चों को भी नौकरी नहीं है, लेकिन अभी उनके पास कुछ नहीं है और भारतीय जनता पार्टी उनके साथ कोई वादा नहीं कर रही है और वो सक्रिय रूप से निष्क्रिय होते जा रहे हैं। इस बात को भारतीय जनता पार्टी महसूस कर रही है और आम आदमी पार्टी ने उनसे कहा है कि मैं, आप जितने भी आंदोलन कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, मैं आपको नौकरियां दूंगा, मैं आपको जॉब दूंगा। ये कहीं ना कहीं जो सारी चीजें हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी का जहां पर टेलीविजन न्यूज मीडिया में शायद नहीं बुलाया जाता उतना गुजरात में, लेकिन सोशल मीडिया से जो उनका आईटी मीडिया है वो भारतीय जनता पार्टी से आगे निकलकर प्रचार कर रहा है और लोग भी उनका प्रचार कर रहे हैं। ये जो सारी चीजें हैं, एक साल एक बात और निकल के आ रही है, हर चौथे दिन प्रधानमंत्री जी एक नई सौगात गुजरात को देते हैं। ये 29,000 करोड़ की सौगात, 18,000 करोड़ की सौगात, 13,000 करोड़ की सौगात, 5500 करोड़ की सौगात, 6,000 करोड़ की सौगात। ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री के लिए सारा भारत जो है गुजरात में सिमट गया है, उनके लिए किसी और भारतीय प्रदेश की कोई अहमियत नहीं है। तो ये सारी की सारी सौगातें गुजरात को दी जा रही हैं। लोगों को ये अब शुरू हो गया है, महसूस होना शुरू हो गया है कि शायद ये सारे के सारे जो है ये एक तरह से पानी के बुलबुले हैं और हमारे हाथ में कुछ नहीं आएगा, हमसे पैसे निकालकर अडानी अंबानी को दे दिए जाएंगे। दूसरी बात, पहले मोदी जी जब जाते थे गुजरात के चुनाव में या सभाओं में, हिंदी में बात करना शुरू कर दिया था, ऑल इंडिया एड्रेस करते थे। लेकिन जैसे जैसे इस चुनाव के अंदर जो खटक बढ़ रही है, जो उनको क्या कहते हैं कि खतरे की भनक आ रही है, अब वो गुजराती में बात करते हैं। राजकोट जाते हैं तो सौराष्ट्र की गुजराती में बात करते हैं, कच्छ जाते हैं कच्छी गुजराती में बात करते हैं, बनासकांठा जाते हैं वहां की भाषा बोलने का प्रयास करते हैं, गांधीनगर अहमदाबाद आते हैं तो वहां की गुजराती बोलते हैं, साउथ में जाते हैं सूरत में वलसाड़ में तो वहां की गुजराती बात करते हैं और वहां की कहावतों को लेकर लोगों से कनेक्ट करते हैं। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। अब वो गुजरात को गुजराती में क्या कहते हैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, मैं तो गुजरात का बेटा हूं, आप मुझे कैसे नकार सकते हो। लेकिन इतिहास ये कहता है कि हर चुनाव में मोदी जी के काल से जब वो मुख्यमंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी की सीटें 182 में से जो प्राप्त होती थी, हर चुनाव में कम हुई है, मोदी जी के अपने मुख्यमंत्री रहते भी कम हुई है और लास्ट में तो 99 पर पहुंच गए थे। खैर, ये तो हो गया साहब। लेकिन ये एक नया मुद्दा जब निकाला था उन्होंने कि वो यहां पर लोग गुजरातियों को बदनाम कर रहे हैं,
गुजरात को बदनाम कर रहे हैं। देखिए, गुजरात तो पुण्य भूमि है, महात्मा गांधी की भूमि है, भगवान स्वामीनारायण की भूमि है। वो भूमि तो सरदार पटेल की भूमि है, उसको तो हमेशा हमारा नमन है। लेकिन उसी भूमि के ऊपर कुछ ऐसे लोग भी तो पैदा होते हैं जो भारत के लिए अच्छा नहीं करते, और आप लोग उनको जानते हैं। जी हाँ, खैर वो जाने दीजिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस समय जो कर रही है वो उसके खिलाफ जा रहा है। दूसरी बात, पहली बार भारतीय जनता पार्टी पिछले इतने वर्षों के अंदर रिएक्ट मोड में है, यानी कि अब वो एक्ट नहीं कर रही है। पहले भारतीय जनता पार्टी एक्ट करती थी और बाकी पार्टियां रिएक्ट करती हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी रिएक्ट करती है, केजरीवाल एक्ट करते हैं। जितने आंदोलनकारी हैं उनको बोलते हैं हम आपकी समस्या सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स हों, केंद्रीय का उनके स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी हों, पुलिस कर्मचारी हों, एसटी के लोग हों, उसके बाकी लोग हों, पता लग रहा है जब ये अनाउंसमेंट करते हैं तो अगले दिन ही गुजरात सरकार एक अनाउंसमेंट लेके आती है कि हम इनको कुछ ना कुछ जरूर दे देंगे। और ये पुलिस वालों से भी कह दिया बल्कि कि हम आपको देंगे। लेकिन केजरीवाल ने जो पुलिस वालों को कहा, या बाकी जितने भी टीचर्स हैं वहां पर, या बाकी स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं, उनको भरोसा दिया, लोगों को आसरा होना शुरू हो गया कि केजरीवाल डिलीवर कर देंगे। और इन्होंने कहा कि 3 महीने के अंदर दे देंगे। पंजाब में हमने दिया, दिल्ली में हमने दिया, 3 महीने में बिजली फ्री कर दी, तो लोगों को पता कि 1500 रुपए बच जाएंगे। ये चीजें एक्ट कर रही हैं। दूसरी बात, वहां पर एक मोदी जी अपनी बाहुबली की इमेज बना रहे हैं, और वहां पर मुख्यमंत्री की तो कोई कीमत है नहीं। सारे के सारे पोस्टरों पर मोदी का नाम है, और मोदी जी ताल ठोक कर क्या बोलते हैं, गुजरात में जो करूंगा मैं करूंगा, मेरे कहने से होगा, मेरे परमिशन के बिना यहां पत्ता नहीं हिल सकता। यानी कि फिर मुख्यमंत्री कौन है वहां पर? नगर निगम का कर्मचारी है क्या वो? उसकी वास्तव में कोई हस्ती नहीं है। अगर आप गुजरात से बाहर चले जाएं और किसी को पूछे कि आपका मुख्यमंत्री कौन है गुजरात का, तो किसी को नहीं पता कि भूपेंद्र भाई पटेल वहां के मुख्यमंत्री हैं। ही हैज नॉट डन एनीथिंग। और वैसे भी आनंदीबेन पटेल से लेके विजय रूपाणी और वहां से लेके ये भूपेंद्र पटेल, दरअसल सारे के सारे मुख्यमंत्री ऐसे आए हैं जिनकी अपना कोई ऑरा नहीं है, जिनकी अपनी कोई शक्ति नहीं है, और यही कुछ वहां पर हो रहा है। अब दूसरी बात क्या है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी झाड़ू से बहुत घबराना शुरू हो गई है। और तो और एक मीटिंग के अंदर तो मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के जितने वर्कर थे उनको संबोधित करते करते इनडायरेक्टली कांग्रेस के वर्कर्स को संबोधित कर रहे हैं कि आप उठो, आप नहीं उठोगे तो ये लोग अंदर आ जाएंगे, केजरीवाल अंदर आ जाएगा, ये अंदर आएगा तो अराजकता फैलेगी, तुम उठो, तुम क्यों सोए हुए हो। और फिर उनकी खाटला बैठकों की बात करते हैं साइलेंटली, और बीजेपी के वर्कर से कहते हैं ये कांग्रेस वाले षड्यंत्र कर रहे हैं, कोई सावधान रहो, ये चुप हैं। मोदी जी की प्रॉब्लम ये है कि कांग्रेस के स्टेटमेंट ही नहीं आते हैं, सभाएं नहीं है, स्टेटमेंट नहीं है, वो परेशान है। स्टेटमेंट आएंगे तो उसके ऊपर कोई रिएक्शन होगा, स्टेटमेंट ही नहीं आता। ऊपर से कांग्रेस के अंदर थोड़ी एक एकजुटता भी नजर आ रही है। एकजुटता क्यों? क्योंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से एक संजीवनी मिल गई है उनको। ये संजीवनी जो है ना, ये भारतीय जनता पार्टी को तंग कर रही है, बौखलाई हुई है भारतीय जनता पार्टी। और ये बौखलाहट वहां पर भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं के अंदर दरअसल देखी जा सकती है। एक और चीज हो रही है, भारतीय जनता पार्टी के लिए गुजरात उसका सोशल और पॉलिटिकल लैब है। अगर ये गढ़ उनका गिर गया कहीं तो फिर उनके लिए कुछ बचता नहीं। और गुजरात उनकी तिजोरी है, सारा पैसा वहां से आता है, अंबानी अडानी वहां से आते हैं, जो फंडिंग आती है वो सारी वहां से आती है। और इस फंडिंग के सूख जाने का डर है, क्योंकि अगर एक बार कहीं केजरीवाल आ गया या भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन पाती है गुजरात में हंग असेंबली की वजह से, जो चांसेस बन रहे हैं, पूरे के पूरे चांस बन जाएंगे कि उस समय जो ये इंडस्ट्रिस्ट की जो मंडली है सारी, ये आधी बटनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि राज्य सरकार को नाराज करके कोई भी केंद्र सरकार को खुश नहीं कर सकता। और उस समय मोदी जी शायद हो सकता है 2024 के लिए और ज्यादा तैयार होकर आएंगे कि ये क्या हो गया, मेरी स्टेट के ऊपर किसी और का कब्जा कैसे हो सकता है। लेकिन दोस्तों, झाड़ू कुछ ज्यादा ही जोर से चलने जा रहा है, और इस बात का डर है उसका वोट प्रतिशत जो आसार निकल कर आ रहे हैं बढ़ता चला जा रहा है। मुझे लगता है कि ये गुजरात का चुनाव एक ऐसा चुनाव है जहां पर कुछ ऐसे लोग, अंदर के लोग, राजनीतिक और व्यापारिक व्यवस्था से जुड़े हुए लोग, वो कह रहे हैं कि इस बार शायद गुजरात के अंदर किसी पार्टी को बहुमत ना मिले। और ये
अब रियल संभावनाओं में कन्वर्ट होता जा रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी क्लियर मैंडेट के साथ ही चुनाव जीत जाती है तो उसकी बड़ी उपलब्धि होगी और उसके हकदार एक ही आदमी होंगे, वो है नरेंद्र मोदी और कोई नहीं। क्योंकि नरेंद्र मोदी नहीं है इस चुनाव में तो फिर भारतीय जनता पार्टी को मटिया मेट होने से गुजरात में कोई नहीं बचा सकता। एक नरेंद्र मोदी का चेहरा है जो उनको बचा रहा है। अदरवाइज नरेंद्र मोदी के चेहरे के होते हुए भी बीजेपी लगातार डेक्लाइन पे है और 182 में से पिछली बार 99 सीटें आई थी, इस बार लगता है कि ये 90-92 से भी कम हो सकती हैं। हंग असेंबली के चांसेस बहुत कुछ बनना शुरू हो गए हैं और ये अभी हवा चल रही है, कब ये तूफान में कन्वर्ट हो जाएगी पता नहीं। लेकिन इस तूफान को पैदा करने में अगर कोई एक आदमी जिम्मेदार है तो वो है अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने अपने मोहरे ऐसे फिट किए हैं कि जो मोदी जी और अमित शाह दोनों को परेशान कर रहे हैं। गुजरात में कुछ घटने जा रहा है, तैयार रहिए, कुछ अलग होगा, कुछ अचंभित करने वाला होगा, कुछ स्तंभित करने वाला होगा। धन्यवाद आप सबका। हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा, 4 PM को और न्यूज टाइम दिनेश के वोरा को, और अपना आशीर्वाद हमारे लिए बनाए रखिएगा। एक बार फिर से आप सबको दीपावली की मंगल कामना।